फ्लैट नंबर 306 में दो बहनें रहा करती थी। इसमें बड़ी बहन का नाम ऐश्वर्या और छोटी बहन का नाम रूपल था, जिसकी उम्र 25 साल थी। बेसिकली ये दोनों बहनें छत्तीसगढ़ के रायपुर से बिलोंग करती थी, लेकिन बड़ी बहन ऐश्वर्या मुंबई में आईसीआई बैंक में जॉब करती थी और छोटी बहन रूबल यहाँ पर एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी। उसकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। फाइनल टेस्ट देने के बाद वो यहाँ पर एयर इंडिया में एयर होस्टेस बनने वाली थी। अब ये मामला है सितंबर 2023 का, जब रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ये दोनों बहनें अपने घर यानी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर गई थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर रूपल के पास एयर इंडिया से कॉल आता है कि उसके कुछ फाइनल टेस्ट होने हैं, जिसके लिए उसे तुरंत मुंबई आना होगा। अब क्योंकि उसकी बड़ी बहन अपने घर रायपुर थी, तो वो अकेली ही रायपुर से सीधा पहले दिल्ली जाती है। वहाँ पर उसके कुछ टेस्ट होते हैं, उसके बाद वो मुंबई जाती है। वहाँ पर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, जो कंप्लीट करने के बाद वो फ्लैट नंबर 306 में जाती है। अब ये बात है 3 सितंबर 2023 की। वो संडे का दिन था और जो रूपल है वो अपने फ्लैट पर अकेली थी। सुबह 11 बजे तक उसने अपनी बहन से, अपनी माँ से और अपने घर वालों से बात की थी। व्हाट्सएप पर भी वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी, क्योंकि ये संडे का दिन था। तो रूबल के जो फादर हैं उनकी भी छुट्टी थी, तो वे 12 से 1 बजे के बीच में वो अपनी बेटी को बात करने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन उनकी बेटी फोन नहीं उठाती। उन्हें लगता है कि शायद बेटी किसी काम में व्यस्त होगी। कुछ देर बाद खुद से बैक कॉल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1 से 2 घंटे बाद पिता फिर से अपनी बेटी रूबल को कॉल करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। वो व्हाट्सएप पर मैसेज सीन नहीं कर रही थी, कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। और क्योंकि रूपल ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए पिता को चिंता होती है। सभी घर वाले बारी बारी से उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन वो किसी का कॉल भी नहीं उठा रही थी। व्हाट्सएप पर भी किसी को वो रिप्लाई नहीं कर रही थी। और ऐसे ही इंतजार करते करते शाम हो जाती है। अब शाम के समय जो ऐश्वर्या होती है वो मुंबई में ही अपने एक दोस्त को कॉल करके कहती है कि वो सुबह से अपनी बहन को फोन कर रही है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है, कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। तुम जाकर उसके फ्लैट पर एक बार चेक करके आओ। अब जो ऐश्वर्या का दोस्त होता है वो सोसाइटी में जाता है, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को पूरी बात बताता है कि 3rd फ्लोर पर फ्लैट नंबर 306 में एक लड़की है जो सुबह से अपने घर वालों का फोन नहीं उठा रही है। सिक्योरिटी गार्ड उनकी एंट्री करता है, कुछ नेबर्स को इकट्ठा किया जाता है और वो सभी मिलकर फ्लैट नंबर 306 के बाहर जाते हैं। वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। अब यहाँ पर जो लोग वहाँ पर खड़े थे उनको भी चिंता होती है। वो इस बारे में ऐश्वर्या को फोन करके बताते हैं, तो ऐश्वर्या कहती है कि किसी भी तरह से इस दरवाजे को खोलो और चेक करो कि क्या रूबल सही सलामत है भी या नहीं। अब उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले उस बिल्डिंग के जो ओनर होते हैं उनको कॉल करके पूरी सिचुएशन बताते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या और रूबल यहाँ पर रेंट पर रहा करती थी। वो कहते हैं कि पास में ही एक चाबी वाला है, वहाँ से तुम चाबी वाले को बुला कर लाओ और उस दरवाजे को खोल लो, क्योंकि जो ओनर था वो काफी दूर रहता था, वो चाबी लेकर नहीं आ सकता था। अब पास से ही एक चाबी वाले को बुलाया जाता है और उस दरवाजे को खोला जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड रूबल का दोस्त और जो नेबर होते हैं उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर कमरे में फर्श पर खून ही खून पड़ा हुआ था। उसके बाद वो अंदर जाते हैं और जब बाथरूम की तरफ जाकर देखते हैं तो बाथरूम में रूबल मर्द अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और बाथरूम का फर्श भी खून से लाल हो चुका था। ऐश्वर्या का दोस्त सारी बातें ऐश्वर्या को बताता है कि किसी ने रूबल को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। ये सुनते ही रूबल के परिवार में कोहराम मच जाता है। वहाँ पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड पास के ही पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। देखते ही देखते साफ पता लग रहा था कि रूबल को बड़ी बेरहमी से किसी धारदार हथियार से मारा गया है। रूबल के बैकग्राउंड के बारे में अगर
बात करें तो उसके परिवार में उसके माँ बाप, दो बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई था। वो घर में सबसे छोटी और सबसे लाडली भी थी। चंडीगढ़ में उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसके बाद उसने यहाँ पर एयर होस्टेस बनने का ख्वाब देखा था, जिसके चलते एक एयर इंडिया में उसका सिलेक्शन भी हो गया था और 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए उसे मुंबई बुलाया गया था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन ऐश्वर्या पहले से ही मुंबई के एक बैंक में जॉब करती थी। तो वह अपनी बहन के साथ ही उसके फ्लैट पर रहना शुरू कर देती है। उसकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, बस उसका फाइनल ज्वाइनिंग मिलना रह गया था। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूबल की हत्या के पीछे किसका हाथ था? क्या उसका कोई करीबी था? क्या उसका कोई दोस्त था? या किसी ने चोरी के इरादे से उस फ्लैट में घुसकर उसकी हत्या की थी? तो चलिए आज की इस वीडियो में मुंबई की हाई प्रोफाइल केस रूबल आर्गे के हत्याकांड के पीछे की पूरी कहानी जानते हैं, क्योंकि यह हत्याकांड एक ऐसी सोसाइटी में हुआ था जो मुंबई के एक बहुत ही रेपुटेटेड इलाके में आती है। दिन दहाड़े कोई एक लड़की को घर में घुसकर मारकर चला गया। पुलिस के लिए भी यह केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। पुलिस तुरंत अपनी कार्रवाई में लग जाती है। फॉरेंसिक टीमों को बुलाया जाता है, टेक्निकल टीमों को भी बुलाया जाता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता है और रूबल की बॉडी की जांच करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया जाता है। शुरुआती जांच में मालूम चलता है कि घर में कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे, यानी कि जो भी रूबल की हत्या करके गया था वो या तो रूबल का जानने वाला था या फिर रूबल उसे चेहरे से पहचानती थी और रूबल ने ही उसी घर में एंट्री दी थी। रूबल की गर्दन पर 2 बड़े घाव थे, जिससे मालूम चल रहा था कि रूबल को किसी धारदार हथियार से मारा गया है। उसके शरीर पर बाकी चोट के निशान भी थे, जिससे मालूम चल रहा था कि जिसने भी उस पर हमला किया था उससे बचने के लिए रूबल ने अपनी अंतिम सांसों तक लड़ाई की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच नहीं पाई। रूबल के फ्लैट से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, जैसे कि पैसे या फिर उसका मोबाइल, जिससे ये बात पूरी क्लियर हो रही थी कि इस हत्याकांड के पीछे कोई चोरी का अंदेशा नहीं है, यानी कि जिससे भी रूबल की हत्या की है ना तो वो चोरी के इरादे से घर में आया था, वो सीधा रूबल को मारने के इरादे से ही घर में आया था और जिसको रूबल अच्छे से पहचानती थी और रूबल ने ही उसे घर में अंदर आने दिया था। अब पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इसमें इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले उस बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया जाता है। रूबल के घर से मिले फिंगरप्रिंट, टेक्निकल टीम जो भी एविडेंस उठाती है उन सभी को लिया जाता है। उस दिन इस फ्लैट में कौन कौन आया था उन सभी की एंट्री सिक्योरिटी गार्ड करता है। सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ होती है, उसका जो विजिटर रजिस्टर होता है उसको ले लिया जाता है। उस दिन यहाँ पर 40 लोग आए थे, क्योंकि ये संडे का दिन था और इन 40 लोगों में से अधिकतर लोग यहीं पर रहने वाले थे। कुछ यहाँ पर सफाई वाले थे, यानी कि सफाई का स्टाफ था, कुछ डिलीवरी बॉय थे। पुलिस यहाँ पर टोटल 12 टीमें बनाती है और इस केस की जांच शुरू हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जिन 40 लोगों को फाइंड आउट करती है जो उस दिन उस बिल्डिंग में आए थे, उन सभी से बारी बारी से पूछताछ होती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। पुलिस सबसे पहले इसे रेप के एंगल से देख रही थी कि हो सकता है कि कोई यहाँ पर रूबल के साथ दरिंदगी करने के लिए आया हो, उसने विरोध किया इसलिए उसको मार दिया हो, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, यानी कि ये वाला एंगल पुलिस का फेल हो जाता है। दूसरा चोरी का एंगल अगर देखा जाए तो उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, यानी कि जो भी यहाँ पर कातिल है वो चोरी करने के लिए भी नहीं आया। अब पुलिस यहाँ पर तीसरे एंगल में तलाश करती है, वे रूबल के माँ बाप से रूबल के जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में पूछताछ करती है। ऐश्वर्या से भी इस बारे में पूछताछ होती है कि हो सकता है कि रूबल का कोई ऐसा पहचान वाला हो जो एक तरफा रूबल से प्यार करता हो और जिसके चलते उसने रूबल की हत्या कर दी हो। लेकिन ऐश्वर्या के साथ बात करने पर या उसके माँ बाप के साथ बात करने पर ऐसा भी व्यक्ति मालूम नहीं चलता। उसके बाद पुलिस रूबल की
CDR यानी कि कॉल डिटेल्स निकलवाती है। लास्ट कॉल उसने किसको की थी, किसके साथ उसकी पहचान थी, उन सभी लोगों का बारी बारी से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर एक रूबल का दोस्त होता है जिसके साथ उसने आखिरी बार बात की थी, उससे पूछताछ होती है, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। यानी कि अभी तक पुलिस ने जितने भी लोगों की जांच की थी वहाँ पर पुलिस को कोई भी सस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा था। अब रूबल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घर वालों के बताए अनुसार पुलिस को ये तो मालूम चल गया था कि रूबल की हत्या 11 बजे के बाद और 2 बजे से पहले हुई थी। तो पुलिस यहाँ पर दोबारा से जितनी भी CCTV फुटेज होती है उन सभी को देखना शुरू करती है। 11 बजे से 2 बजे के बीच में उस बिल्डिंग में जो भी आया था पुलिस उनकी बारीकी से जांच करती है। यानी कि CCTV फुटेज को बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार देखने से कुछ क्लियर नहीं हो पाते और यहीं पर जो पुलिस की टेक्निकल टीम होती है उन्हें एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जिस पर पुलिस शक करती है और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग में काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी था और उस व्यक्ति का नाम था विक्रम अटवाल, जिसकी उम्र 40 साल थी और बेसिकली वो हरियाणा के रहने वाला था और पिछले काफी सालों से वो मुंबई में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस उसके साथ में बाकी सभी सफाई कर्मचारियों को भी बुलाती है, बारी बारी से सभी को जांच करती है, लेकिन पुलिस का शक विक्रम के ऊपर इसलिए गया था क्योंकि जिस वक्त वो 11 बजे के आसपास बिल्डिंग में एंटर हुआ था तो उसने अपनी क्लिनिक वाली ड्रेस पहनी हुई थी और जब 2 बजे के आसपास वो बिल्डिंग से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है तो उसने अपने कपड़े बदल रखे थे। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक सफाई कर्मचारी अपनी ड्रेस में बिल्डिंग में एंटर करता है और दोबारा दूसरे कपड़े पहनकर बाहर क्यों जाएगा। पुलिस उसकी कंपनी से बात करती है तो वह कहती है कि किसी भी सफाई कर्मचारी को ऐसा कोई आदेश नहीं है कि वो बिल्डिंग में अपने कपड़े चेंज कर सके और यहाँ पर विक्रम अटवाल का पहला सस्पेक्ट पुलिस को मिल जाता है। पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाती है और जैसे ही उससे पूछताछ शुरू होती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। साथ ही पुलिस उसके हाथ पर निशान देखती है कि उसने बैंडेज लगाई हुई है, यानी कि उसके हाथ पर चोट लगी हुई है। उसके गर्दन पर भी चोट के निशान थे। पुलिस जब उसकी शर्ट उतार कर चेक करती है तो उसकी कमर पर भी चोट के निशान थे। पुलिस के पूछने पर वो बताता है कि सफाई करते वक्त वो गिर गया था जिससे उसे चोट लगी, लेकिन उसके हाव भाव और उसके जवाबों को देखकर पुलिस समझ गई कि हो ना हो इस केस में विक्रम अटवाल का एक मुख्य रोल जरूर है। अब विक्रम नाम का ही जो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 40 साल होती है, इसकी पत्नी भी इसी बिल्डिंग में घर के अंदर सफाई करने का काम किया करती थी। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो कुछ ऐसा खुलासा करती है। वो कहती है कि जिस दिन रूबल की हत्या हुई थी उस दिन उसका पति 11 बजे बिल्डिंग में सफाई करने के लिए गया था, क्योंकि उस दिन संडे का दिन था तो वो काम पर नहीं गई थी। लेकिन उसका पति 2 बजे के आसपास घर वापस आता है और खुद ही अपने कपड़े धोना शुरू कर देता है। पत्नी के पूछने पर वो कहता है कि मैं कपड़े खुद ही धो लूंगा और उसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। यहाँ से पुलिस को और भी शक हो जाता है। अब पुलिस विक्रम से सख्ती से जब पूछताछ करती है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। विक्रम इस बात को मान लेता है कि उसी ने रूबल की हत्या की है। वो पुलिस को बताता है कि 3 सितंबर 2023 को वो सफाई करने के लिए बिल्डिंग में गया था। वो रूबल के फ्लैट में भी गया था क्योंकि उसका टॉयलेट जाम हो रहा था, जिसकी सफाई करने के लिए रूबल ने उसे बुलाया था और उसी वक्त वो एक बड़ा धारदार चाकू भी अपने साथ लेकर गया था और यहाँ पर उसने रूबल की उसी धारदार चाकू से हत्या कर दी। अपने आप को बचाने के लिए रूबल ने काफी कोशिश की। इस कोशिश में जो ये विक्रम है इसको भी चोट लगी। इसके हाथ पर बैंडेज इसलिए लगी हुई क्योंकि इसके हाथ पर ताजी चोट लगी हुई थी। उसकी गर्दन, उसकी कमर पर भी निशान थे क्योंकि रूबल ने अंतिम सांस तक अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि
आखिर विक्रम नाम के इस व्यक्ति ने रूबल की हत्या क्यों की। अब ये सवाल पूछने पर विक्रम पुलिस को बताता है कि दरअसल जब भी वो बिल्डिंग में सफाई करने के लिए जाता था तो रूबल उसे बहुत ज्यादा रोका टोका करती थी। तुमने ठीक से सफाई नहीं की, यहाँ पर सफाई करो। इस बात को लेकर अक्सर विक्रम और रूबल का झगड़ा भी हुआ करता था और इस बात की पुष्टि रूबल के पड़ोसियों ने भी की थी कि अक्सर जो विक्रम है उसका झगड़ा रूबल के साथ होता था। और 3 सितंबर को जिस दिन रूबल की हत्या हुई उससे 2 दिन पहले यानी कि 1 सितंबर को भी विक्रम और रूबल के बीच में झगड़ा हुआ था और इसी के चलते विक्रम ने रूबल का बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी सी बात पर कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है, लेकिन विक्रम ने यही सच बताया। अब इसके बाद विक्रम को अरेस्ट करके सारे गवाहों और सारे एविडेंस के आधार पर उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब जेल में विक्रम नाम के इस व्यक्ति ने बाथरूम में अपनी पैंट से लटक कर अपनी जान दे दी और अपनी जान देने से पहले उसने जेल में ही एक गार्ड को यह बताया था कि वो अपनी करनी पर बहुत ही ज्यादा पछता रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतनी छोटी सी बात पर उसे रूबल की हत्या नहीं करनी चाहिए थी और अब उसका पूरा जीवन जेल में कटेगा। इससे बेहतर है कि वो अपना जीवन खुद ही समाप्त कर ले। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि पुलिस कस्टडी में जेल में एक सस्पेक्ट ने अपनी जान दे दी। इसके चलते यहाँ पर काफी पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन रूबल के घर वालों का कहना है कि इस केस में और कोई भी शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इस केस में केवल विक्रम ही मुख्य आरोपी था। हालांकि इस केस की अभी जांच चल रही है। मुख्य सस्पेक्ट विक्रम ने अपनी जान देकर ये तो बता दिया कि इस हत्याकांड में वही मुख्य आरोपी था।